Very warm welcome to Newsline. मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती राब्तों के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सफारतकारी की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं और ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के अमल में शामिल होने पर आमादा उन्होंने किया है। और इसी मकसद के तहत वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान का अहम दौरा भी किया था, जहाँ आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें की गई। इन कोशिशों के नतीजे में आज ईरानी वफ़द, जिसकी क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कर रहे हैं, वो स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुका है और वहां ईरानी वफ़द की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और जारी सफारती जो इक़दामात हैं उन पर तबादला ख़याल किया गया है। अब इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उनसे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी डायलॉग, इलाकाई इस्तेकाम और मुमकिना सिफारती पेशरफ्त पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। स्विट्ज़रलैंड में होने वाले इन अहम राब्तों में पाकिस्तान के साथ साथ कतर का वफ़द भी मौजूद है, जो ईरान और अमरीका के दरमियान एतमाद साजी और मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए सिफारती किरदार अदा कर रहा है। मुबसरीन के मुताबिक अगर ये राब्ते कामयाब रहते हैं तो न सिर्फ ईरान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी की जो राह है वो हमवार होगी, बल्कि पूरे खित्ते और पूरी दुनिया के लिए अमन व इस्तेकाम के लिए भी एक मुस्बत पेशरफ्त जो है ये साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी स्पॉयलर्स जो हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं और हमें नज़र आया कि कल से जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है तो उस पर बहुत सारे जो हैं वो सवाल उठ रहे हैं कि MOU तो साइन हो गया है, लेकिन उसके बाद जो ये चीज़ें आयन आउट करने का जो प्रोसेस है ये किस तरह जो है वो आगे बढ़ेगा। आपको पता है कि जिस तरह इजराइल अटैक कर रहा है लुबनान पे, तो उस पर कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद हुई है, लेकिन ये जो टेक्निकल टॉक्स वाला मरहला है जहाँ JD वैंस, हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो कतरी क़यादत है और ईरानी क़यादत जिन्होंने आना था, स्विट्ज़रलैंड में आना था, वो ऑलमोस्ट सैबोटाज होता नज़र आया कि पीछे जो है वो मुज़ाकराती प्रोसेस चल रहा था, लेकिन जो लीडरान ने आना था वो कैंसिल होता नज़र आया। बट देन देयर वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और क्या हुआ है स्विट्ज़रलैंड में, हु बेटर टू आस्क देन हेड ऑफ पाकिस्तान TV, जो हमें स्विट्ज़रलैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, आदिल शाहज़ेब। आदिल, अ वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम एंड वो स्टार्टर्स, आई थिंक आपका जो आपने सवाल पूछा है वो मेरा ख्याल है आज पूरी पाकिस्तान में हर टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो घूम रहा है, झूम रहा है, जो JD वैंस ने कहा है कि आई लव पाकिस्तान। सो हाउ हैज़ इट बिन बीइंग देयर इन स्विट्ज़रलैंड, बिकॉज इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रोलर कोस्टर राइड। पहले था कि जी मुज़ाकरात होंगे, फिर वो पता चला कैंसिल हो रहे हैं, और अब दोबारा जो है वो वहाँ पे पूरा मुज़ाकराती प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आदिल साहब, आपकी आदिल जी अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, ऐसे है कि पहले तो JD वैंस का इंटरव्यू तो इस वक्त इट्स अ ग्लोबल हेडलाइन कि वी लव पाकिस्तान, तो इट्स ग्रेट कमिंग फ्रॉम US वाइस प्रेसिडेंट at the time when Pakistan has been mediating between Iran and United States of America, and we all know that Pakistan and Iran enjoy very close and brotherly relationship between them. So at the same time, they are equally, इनका आपस का जो एक रिश्ता था वो भी बरकरार रहा, ये भी बरकरार रहा। लेकिन JD वैंस के ये कलमात पाकिस्तान के बारे में वो सिंपली ये शो करते हैं कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उन्होंने जिस किस्म का इंटरनेशनल पीस के लिए किरदार अदा किया, वो ईरान हो, अमेरिका हो या पूरी दुनिया के ममालिक हों, खित्ते के ममालिक हों, वो मानते हैं। लेकिन मेरे लिए एक और एक्सक्लूसिव खबर है आपके लिए, और वो मैं आपके शो रहा हूँ, और वो ये है कि अब से कुछ देर पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया। शॉर्ट इंटरव्यू था, इतना नहीं था, 7-8 मिनट, लेकिन बड़ी अहम उसमें गुफ्तगू हुई। उसमें उन्होंने ईरानी जो लीडरशिप है उनके किरदार को बहुत ज्यादा सराहा। देखें, इस बात में कोई राय नहीं है कि ईरान पर एग्रेशन हुई थी, इजराइल ने अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हुआ, ईरान ने बड़ी कुर्बानियां दी, अपने सुप्रीम लीडर की कुर्बानी दी। उस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जिस तरीके से ईरानियन लीडरशिप जो है वो बार बार इग्नोर कर, डोमेस्टिक प्रेशर भी था, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सराहा। और फिर ये जो
आई लव पाकिस्तान वाला कमेंट था जेडी वैंस का, इस पर भी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया मेरे इंटरव्यू में, और साथ में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो किरदार एक रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया कि वो यहां से जब उठेंगे तो बड़े होपफुल थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक ऑप्टिमिज्म हमें एक क्रॉस द टेबल नजर आ रहा है। तो इस वक्त तो जो क्वाड एक मीटिंग हो रही थी जिसकी सरबराही पाकिस्तान कर रहा था, जिसमें अमेरिका, ईरान, कतरी प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो पाकिस्तान की सरबराही में हो रही थी, वो इस वक्त अभी मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा मेरा आपके प्रोग्राम में लाइव आना इसी वजह से डिले हुआ कि वो मीटिंग खत्म हुई, फिर एक टीम ऑफिशियल मीटिंग थी, अभी उसमें ब्रेक है। इसके बाद 2 और सेशंस रहते हैं जिसमें टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात में ऐसा ही होता है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इससे पहले जो क्वाड मीटिंग हुई शायद उसमें लेबनान पर बात हुई हो, अभी जो उसके बाद अभी मीटिंग होगी, हो सकता है कि ईरान के जो जोहरी असासे हैं उस पर बात हो, या जो मुंजमद असासे हैं उस पर बात हो, या जो ईरान से सैंक्शंस हटनी है उन पर बात हो। सो द एंथुजियाज्म अक्रॉस दिस एंटायर रिजॉर्ट वेयर वी आर इन ज्यूरिक, लुसर्न, ये पीछे लेक आपको नजर आ रही है, लेकिन ये जो मनाजिर जितने खूबसूरत हमें नजर आ रहे हैं, तो उससे ज्यादा फोकस यहाँ पे चाहे वो डिप्लोमेट्स हों या डेलीगेट्स हों, उनकी सबकी ख्वाहिश यही है कि यहाँ से जब उठा जाए, तो चूंकि MOU साइन हो चुका है, तो आलमी अमन जो है वो इतना मजबूत हो चुका हो कि एक लॉन्ग लास्टिंग पीस हमें नजर आए। अच्छा आतिफ, ये बताएं, ये यू नो many delegation members including yourself, आप जो है वो वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम से फिर चीज़ें जो हैं वो बदल गई, उस पर अगर ज़रा कमेंट करना बताएं ना। अक्सर ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये होगी, इस पे बताइए कि ये आपका कैसे, क्या चीज़ें बदली कैसे, ये मोहसिन नकवी साहब का जादू था जो चल गया, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, आपके प्रोग्राम में बंदा आए और ऐसा सवाल एक्सपेक्ट ना करे और उसकी तैयारी ना करे तो फिर तो मजा ना आया। तो ऑब्वियसली मैं भी जवाब के लिए तैयार हूं कि पूरे डेलीगेट्स छोड़ के चले गए थे, मैं वापस नहीं गया था, आई वॉज हेयर प्रिटी मच, और मुझे जैसे ही ऑफिशियली बताया गया तो मैं सबसे पहले, आई वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम पाकिस्तानी डेलीगेशन टू अराइव हियर, 1 घंटे में मैं यहाँ पे पहुंच गया। खैर उसकी वजूहत कुछ और थी, लेकिन ऐसा था नहीं। हुआ ये कि जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्टर साहब हो गया था साइन, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर में ने असल में 19 को जो आना था, उन्होंने विटनेस करना था उस सेरेमनी को और खुद अपने साइन करने थे, लेकिन जब सब कुछ हो गया तो उसके बाद तो उनका आना जो है, फिर मामला जो है वो कुछ ज्यादा ऐसा था नहीं, कि ऐसे मामले नहीं थे कि जिससे वो आते तो हल हो जाते, क्योंकि टेक्निकल लेवल के टॉक्स में कुछ थोड़ी बहुत ग्लिचेस थी, तो उन्होंने कहा चले दिन 2 सब्र कर लेते हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब तेहरान गए और जुम्मा ना सही, खैर हम तो जितना 2-3 दिनों से जितना काम कर रहे हैं, तो आप यकीन माने मुझे इस वक्त ये नहीं पता कि आज दिन कौन सा है। अभी मैंने मोबाइल दूसरा चेक किया, संडे है, तो जुम्मे को होने थे ये टेक्निकल लेवल टॉक्स, जुम्मे को ना हो सके, इतवार को हो गए। 47 साल की दुश्मनी को खत्म करने में अगर 2 दिन मजीद लग जाते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। सो वी शुडंट लुक इनटू दीज थिंग्स टू मच। टेक्निकल लेवल के टॉक्स हैं, और जिस तरह आज जेडी वैंस ने भी कहा, देखें कि ये मतलब हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि टेक्निकल लेवल के जो मुज़ाकरात हैं उससे सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जाहिर बात है एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ एक चीज जा रही है। देखें आज जेडी वैंस ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा देखें अमेरिका में गैस की प्राइसेस ऑलरेडी नीचे चली गई हैं। देखें व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट, ये जंग जो है ये हर एक को, आपको, मुझे, हमारे घर में जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या जो हमारे पीटीवी के मुलाजिमी, मतलब यू नेम इट, जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, जो तेल की कीमतें ऊपर गई है, अफेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है। तो पूरी दुनिया
کہ اس میں ہے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو, پوری دنیا جانتی ہے, چاہتی بھی ہے, لیکن کچھ ممالک ہیں جو کہ سپوائلرز ہیں, وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں قطع بھی کلامی پتا کی ہے. معافی, آپ نے کیونکہ سپوائلرز کا ذکر کیا نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن بعد ہو گیا تو وہ کوئی اس میں وی شوڈنٹ لک ٹو مچ انٹو اٹ, بٹ دس ڈیلے از آلسو بینگ ایٹریبیوٹڈ ٹو دوز سپوائلرز, کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جو اٹیک ہے لبنان کا وہ ختم نہیں کیا, which was a burning issue between the two sides, that was a thorny issue between the two sides, جس کی وجہ سے ڈیلے بھی آیا ہے. اس سے جوڑا جا رہا ہے یہ. نہیں ڈاکٹر صاحب, اب میں خود پھر دوبارہ دہراؤں گا اپنے الفاظ کی, وی شوڈنٹ لک ٹو مچ انٹو اٹ. اگر ایسا ہوتا تو پھر آج بھی یہ نہ ہو پاتے ٹیکنیکل مذاکرات, ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ دیکھیں 2 دنوں سے قطری پرائم منسٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یو ایس ڈیلیگیشن ادھر ہی تھا, اور دیکھیں ایرانینز جو ہیں ان کا بہت نقصان ہوا ہے, ہزاروں کی تعداد میں ان کے شہداء ہیں, ان کا سپریم لیڈر چلا گیا. دیکھیں ان کا ڈومیسٹک پریشر اس وقت بھی, ایران کا اگر ڈیلیگیشن ادھر بیٹھا ہوا ہے اور تو وہ فیلڈ مارشل کو, شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے, ورنہ جتنا ڈومیسٹک پریشر ان پر ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ایرانی دل سے یہ چاہتے ہیں کہ جتنا ان کے ساتھ ظلم ہوا تو وہ جا کے اور پیس ٹیبل پہ اور اس پہ بیٹھ جائیں؟ تو ظاہری بات ہے ان کے بھی ہیں ریزرویشنز, ان کی بالکل ہیں, مجبوریاں ہیں, لیکن ایک بات طے ہے وہ بھی جنگ نہیں چاہتے مزید. سو اٹ ول ناٹ بی دیٹ ایزی, لیکن میرے خیال میں وی آر آلموسٹ دیئر. اور میں پچھلے 2-3 دنوں سے جو بھی تبصرہ کر رہا ہوں, میں انہیں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اٹس لائک اے رولر کوسٹر. یہ جو پورا پیس پروسیس تھا, تو اس کے بعد 14-15 دفعہ تقریباً پیس ڈیل کے قریب معاملہ پہنچ چکا تھا, ایک اور ڈرافٹ ہو چکا تھا, سب کو, ایون اسلام آباد ٹاکس جو پاکستان ٹی وی جس کو لیڈ کر رہا تھا, مجھے پتا ہے کہ کتنا قریب معاملہ پہنچ چکا تھا, لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, پھر جنگ شروع ہوگی, پھر اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو گیا. تو we've come too far now. ابھی تو we've come a long way, we've come a long way. And you know, Iran stands to gain the most out of all of this. But having said all of that, Pakistan has done the unthinkable, and we are being cautiously optimistic about the whole process. Adil, thank you so much for making time for us, and I know you're very busy. تو بس نکالتے رہیں کچھ اور جو ہے وہ بریکنگ نیوز, آپ جو ہے وہ ہمارے پروگرامس کے لیے نکالتے رہیں, and we'll keep on touching base with you. Thank you for making time. Let me introduce you to our panel. ضمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ضمیر حیدر صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان ٹی وی کے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور سینئر اینالسٹ ظاہر شاہ شرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضمیر, I'll start off with you. جو میں عادل سے بھی سوال کر رہی تھی, obviously ہمیں بیچ میں نظر آیا کہ کچھ سپوائلر جو ایک ہی اس وقت نظر آ رہا ہے, جو مطلب سب سے بڑا سپوائلر اس میں جو ہے, اسرائیل نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنے کام کیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ٹاکس فرائیڈے کو ہونی تھی یا سنڈے کو ہو رہی ہیں. ڈو یو تھنک کہ محسن نقوی صاحب کی جو وزٹ ہے, that had anything to do with this delegation being there in Zurich today? نہیں, ڈیفینیٹلی آبویسلی لگ ایسا ہی رہا تھا, کیونکہ بار بار ایک ہی اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی ایران کی طرف سے, اور وہ یہ تھے کہ جی ایم او یو کی وائلیشن ہو رہی ہے ویزاوی لیبنان. تو وہ اس پر بہت کنسرن تھے, اور ان کا جب ایگری ہو گیا ایک چیز تو پھر جو ہے اس کی انکلوڈنگ لیبنان, تو اس کی وائلیشن جو آبویسلی, تو پھر دیٹ واز اریٹیٹنگ ایران آبویسلی. تو انہوں نے کہا کہ جی جو سب سے فورموسٹ امپورٹنٹ فار دیم اٹ از امپورٹنٹ, تو وہ اب نے اسٹریٹ آف ہرمز کھل گئی تھی, اور اس نے کہا کہ جی یہ جو شک تھی اگر اس کی کنٹینیوسلی وائلیشن ہو رہی ہے, تو دین وی ہیو گاٹ ریزرویشنز آن دیٹ. تو اس کو دوبارہ ایز ڈاؤن کرنے کے لیے, ایرانینز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے, اچھا پھر اس پہ ایک چیز اور بھی اچھی ہوئی ہے. اف یو ریمبر, کوئی 2 دن پہلے سے جو جے ڈی وینس کی جو بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس آئیں اگینسٹ اسرائیل, اور انہوں نے کہا کہ مطلب باقاعدہ اسٹیبلش کیا کہ ہی دیٹ جو کنٹری ہے ایگزیکٹلی کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اسپوائل دا ہول پروسیس. تو جب اتنا کلیئر کٹ, آج بھی جب جے ڈی وینس سے کوشچن ہوا تو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے پہلے جو سچویشن تھی اس میں بہتری آئی 3 ویکس پہلے, تو اب 3 دن پہلے اس میں, بیکاز ہی واز ویری ٹف آن اسرائیل, انہوں نے کہا کہ بھئی اب بھی. اور پھر دیکھیں what not Donald Trump has said about Netanyahu. اگر کوئی تھوڑا سا رکھتا ہو, کوئی مطلب تھوڑی سی بھی اگر عزت ہو, تو وہ کہے یار بھائی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, تو وہ دوبارہ, اور وہ کتنا مطلب
बैठ के कह रहा था, कहता फैमिली में तो ऐसा होता ही रहता है, कोई कभी किसी को बुरा कहता है, कुछ कहता है, तो मतलब he didn't mind. And Donald Trump was very serious when he said that why would he attack Lebanon. And then when Donald Trump said that, like, you know, if you want to target Hezbollah, so you don't have to target the whole apartment building. So you can actually take out the Hezbollah guy. So उन्होंने इस बात पे भी बहुत सख्त रिएक्शन आया. तो I think ये चीजें, और उसके बाद फिर obviously when you have said like Mohsen Naqvi was there in Tehran, and reports are there that he played a very important key role to convince them, and obviously these are the reasons. And when you, Pakistan being a mediator and the third signatory on the MOU, you have to make sure that these two parties again sit together for technical talks. And that is what has happened actually. और आपने ये देखा कि ये जो मामला थे, अगर ईरान की जितनी भी reservations, they were justified. Absolutely, the security concerns absolutely justified. और फिर आज जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह अभी आदल ने भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज जो फर्स्ट राउंड के बाद आए हैं, तो इट मींस कि बहुत सा काम पीछे किया है पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी optimistic and very hopeful that the things would go forward in a better way and for the peace to prevail permanently. So this is what I think ये एक है. ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आती हूँ. ये जब फ्राइडे को ये जो डेलीगेशन की आपसी मुलाकात है ये होनी थी, ये मीटिंग होनी थी, ये नहीं हुई, तो उसकी बहुत सारी तौजीहात जो हैं वो दी गई, और उसमें ये भी कहा गया सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, ईरान की बड़े सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये अब दो वेन्यूज़ जो हैं उनको देखा जा रहा है, एक इस्लामाबाद और एक जो है वो कतर का, कि दे फील सिक्योर देयर. येट वी सी कि हमारे वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं ही गोज़ टू ईरान. उसके बाद जो है ये मीटिंग जो है वो सबके लिए शायद सरप्राइज ही था, प्लेजेंट सरप्राइज नॉनदलेस, बट ये सरप्राइज था. व्हाट रोल डू यू थिंक पाकिस्तान हैज प्लेड इन दिस? आई थिंक पाकिस्तान ने जो मारिया रोल अदा किया एज मीडिएटर, पीस कीपर, वो दुनिया में यकीन करें एवरीबॉडी एक्नॉलेजिंग. और सेकंड, जो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक यूरोप के नहीं कर सके, दे हैड गिवन अप, दे वर होपलेस जब लड़ाई हो रही थी और उसको रुक नहीं रहा था. दैट द टाइम पाकिस्तान टुक द इनिशिएटिव, और उस इनिशिएटिव को किस तरीके से किया, कैसे कामयाब किया, वी ऑल नो इट. और फिर लास्ट में फील्ड मार्शल ईरान गए, सुविधा तैयार किया, दोनों पार्टी से बात की, पर्सनली उनसे बात की, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और क्वालिटी ये थी कि दोनों का कॉन्फिडेंस जो ना, ट्रस्ट, वो फील्ड मार्शल के ऊपर था. इस टीम को मैनेज किया उन्होंने, और फिर अल्टीमेटली ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया. और इसके बाद जब हिजबुल्लाह ने स्पाइलिंग का रोल अदा किया, खास तौर पे जब ये लेबनान में जाके उन्होंने अटैक कर दिया, सेंट्रल बैरूत में जा, तो उससे ईरानी में वेरी पिस्ड ऑफ एंड दे वर वेरी रिलक्टेंट कि जी हम यहाँ पर नहीं आएंगे. फिर उसके बाद ही आपके इंटीरियर में से रश टू ईरान, और वहां जाके बात की, और जाहिर है कि पीछे सारी जो डिप्लोमेसी थी वो फील्ड मार्शल की थी, उन्होंने उनको भेजा कि जाके बात करें, बात की, और आज वो उन डेलीगेशन में 7 वहां पहुंचे. आप ये देखें, और प्राइम मिनिस्टर हमारे फील्ड मार्शल पहले मेजबान थे, पहले पहुंचे और सबको रिसीव किया. और जिस तरीके से जेडी वॉन्स, उसके बाद डायरेक्ट कुशनर की बात करें, स्टीव विटकॉफ की बात करें, या एरन डाली, किस तरीके से वो मिले हमारे प्राइम मिनिस्टर से और फील्ड मार्शल, दैट स्पीक्स बॉडी लैंग्वेज के दे आर ऑल वेरी हैप्पी के पास एंड कंफर्टेबल. बिल्कुल 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 बिल्कुल, दे आर वेरी होपफुल. अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मीटिंग हो रही है दोनों साइड से टॉप के डिसीजन मेकर, इट्स नॉट कि छोटे डेलीगेशन हो गए हम वापस जाएंगे बात करेंगे. नो, president, they're the movers and shakers. Yeah, they must have got the वहाँ लेकर आएंगे मैंडेट प्रेसिडेंट ट्रम्प से जी के ये तुमने डिसाइड कर लेने दोनों राष्ट्र की. लाइकवाइज वहाँ पे उनके नेशनल स्पीकर वो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये इनके ईरानी बाकिर कालीबाफ साहब जी, यस, और उसके बाद खुद फॉरेन मिनिस्टर. तो ये वो हैं जो भी डिसाइड कर सकते हैं. और आई थिंक फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन जो है पर्सनल थिंग इसमें कामयाबी का वो यही है कि अगर अमेरिका आज शटअप कॉल देकर आए हैं, जितनी दूर से अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, मीन्स उन्होंने कोई ना कोई इजराइल का बंदोबस्त किया है, उसको क्वेश्चन किया है कि नो मोर बम्बार्डमेंट एंड गो फॉर सीजफायर. ये फर्स्ट स्टेप होगा एक लेटर के ऊपर कि जहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कंडूसिव एनवायरनमेंट्स और माहौल साजगार जहां से चलेगा, लेके अगर ये हो जाता है
اس کے بعد ایک دو چیزیں مین امپورٹنٹ ڈیسیژن میکر ہیں کہ کچھ اکنامک سینکشن جو نکالنی ہیں اور آئل کی انہوں نے پرمیشن کر دیں. یہ دو تین چیزیں اگر مل جاتی ہیں اس سے ایران کا اور امریکہ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک بریک ہو جائے گا. بالکل. اس کے بعد وہ ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھیں گی تو وہ آئی تھنک دے مائٹ ٹیک 60 days, they might take 120 days. آہستہ سے کریں گے. they have to carry out deliberation, لاء ٹیم ان کی, فورن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی, ڈیفینس کی, IAEA کی ٹیم, یہ سارے بیٹھ کے کریں گے. مین ایشو جو ہے وہ آج کا ہے کہ اگر یہاں پر کامیاب ہو جاتے ہیں آئی تھنک دا اسٹیج از سیٹ فار فائنل کنکلوڈنگ ان I think maybe 60 days or 120 days میں. But it's going to be the start. بالکل بالکل. اچھا ظاہر شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح برگیڈیئر صاحب بھی بات کر رہے ہیں اینڈ وی نو کہ جو ادھر اسٹکنگ پوائنٹ ہے, جو تھورنی ایشو ہے یہاں پہ, دیٹ از لبنان کا مسئلہ جو ہے, جو کہ ڈیل کا حصہ ہے اور وہ اس پہ اسرائیل اس طرح بائٹ نہیں کر رہا. اس پہ ہرموز کا بھی جو ہے دوبارہ جو ہے وہ کلوزر ہم نے دیکھا اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کانسٹنٹلی اسرائیل جو ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اسپوائلر کا رول ادا کر رہا ہے. اسرائیل اس سے خوشی نہیں ہے, مطلب وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ پیس پروسیس جو ہے وہ سکٹل ہو جائے, وہ نظر آ رہا ہے ان کے. لیکن یہ امریکی سائڈ پہ یہ ادراک تو ہے کہ اسرائیل یہ اس طرح کی جو ہے وہ یہ ان کا طرز عمل کیا ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ جے ڈی وینس کا یہ کہنا کہ یہ باقی سیز فائرز کی طرح نہیں ہے, دس از اے میسی سیز فائر, اور اس میں یہ جو ہیں یہ وائلیشنز ہوتی رہیں گی. یہ وائلیشن چلے اکی دکی کوئی سمجھ آتی ہے, بٹ اگر یہ وائلیشنز ہوتی رہیں تو یہ تو پیس پروسیس کو جو ہے وہ سکٹل کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں. یہ ایک پوٹینشل اس میں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ خراب کر دیں. بہت بہت شکریہ ماریہ. جیسے عادل کہہ رہا تھا, ضمیر بھائی نے بات کی, امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس وقت ہم جس اسٹیج پر آ گئے, میرے خیال میں یہ معمولی کلیشز اور آف اینڈ آن اٹیکس یہ شاید لمیٹڈ لیول پہ رہیں گے. اس میں ایک بڑی چیز اس وقت میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے اسٹرینڈ کبھی نہیں رہے جتنے آج ہیں. میرے خیال میں جے ڈی وینس کی لینگویج تو بڑی ٹھیک ٹھاک کلیئر میسج تھا اسرائیل کے لیے کہ we are no more with you. میرے خیال میں اتنا اوپنلی کیجیے, ہمارے اسلحے آپ کو سیو کر رہے ہیں, امریکہ کے بغیر آپ ایک دن بھی اور واقعی نہیں سروائیو کر سکتے. دوسری طرف نیتن یاہو کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا, اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریپریسو جو لوگ ہیں, چاہے وہ بلیک تھے, چاہے وہ گیز تھے, چاہے کوئی اور تھے, وہ اٹھے. ہی واز انویسٹیگیٹنگ ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ آپ کی جوئش پاپولیشن کو کہ شاید آپ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہو. تو میرے خیال میں یہ بڑی حد تک شاید جو اس جنگ کے اندر اس وقت نیتن یاہو کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو گئے. ٹھیک ہے کہ میڈیا رپورٹ نہیں کرا, آپ کو پتا ہے زائنسٹ میڈیا ہے, تمام میڈیا کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ کا یہ ایک نیٹ ورک کنٹرول کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں جو اسرائیلی جو پرو اسرائیلی نیوز پیپر ہے ایک آدھ, اس نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے جو ہے ڈچ کیا ہے اسرائیل کو. مثال کے طور پہ جنگ کے اندر ایسا نہیں ہونا چاہیے, وی ہیو ٹو بی ٹو دی لاسٹ اینڈ. اور وہ شاید یہی چاہتے تھے کہ جس طرح نیتن یاہو کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ آپ ایران کو نیست و نابود کریں, تو میرے خیال میں یہ چیز ہوئی نہیں. پھر آپ نے دیکھا آج ہنری کلنٹن کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ بھئی پچھلے آلموسٹ 2011-12 سے when she was the Secretary of State, تو بار بار نیتن یاہو was coming with this idea کہ جناب ایران کو آپ ڈائریکٹلی ہٹ کریں, ٹارگٹ کریں, and we should go against them. لیکن ہم نے بار بار ان کو کیا کیا, ڈائیورٹ کیا. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ایک سوال بار بار یہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ شاید یہ ڈیلے کیوں ہوا. کچھ انٹیلیجنس رپورٹس یہ بھی ہیں, وی کین ناٹ ویریفائی اس وقت جتنا آپ کو انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کے اندر ایک ابہام نظر آتا ہے کہ چیزوں کو ہم کلیئر نہیں کر سکتے. لیکن یہ بھی کہا گیا کہ شاید دیر واز سم پلاٹ ٹو ٹارگیٹ دا ایرانین ڈیلیگیشن, کالیباف اور عباس اکاچی کو سوئٹزرلینڈ میں شاید کوئی پلاٹ کیا تھا موساد نے. وہ اسی کی بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی کنسرنز, اسی کی طرف میں نے اشارہ کیا. سیکیورٹی کنسرن نہیں, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اینڈ چائنا ایورٹڈ دیٹ. اور ایک فارمر CIA کے چیف جو تھے, ہی آلسو was giving an interview, میں نے سنا میرے خیال میں ایک امریکن اس پہ نیٹ ورک پہ, کہ جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان اینڈ چائنا اگین ایورٹڈ دا پلاٹ, اور یہی وجہ شاید ڈیلے ہوئی. لیکن آگے فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں, میرے خیال میں آپ نے جیسے کہا کہ یہ کلیشز ہوں گے, اسرائیل بات نہیں آئے گا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن آپ دیکھیں لبنان کے اندر جس طریقے سے گراؤنڈ فورسز کو ریپلس کیا ہے حزب اللہ نے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ چیزیں ہوں گی. میرے خیال میں ایران نے پراکسیز کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی.
ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर फिलहाल कोई बात नहीं करनी, ईरान ने बात नहीं करनी, लेकिन शाह साहब कता कलामी की माफी, ईरान बेशक प्रॉक्सीज पे बात ना करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो ट्रूथ सोशल पे जो पोस्ट किया है उसमें वो प्रॉक्सीज की बात कर रहे हैं, एंड आई कोट, ही सेज ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप देयर हाईली पेड प्रॉक्सीज इन लेबनान फ्रॉम कॉजिंग ट्रबल, इफ दे डोंट वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डिड लास्ट वीक, ओनली हार्डर। तो देखिए डॉक्टर साहब, इसमें अब आपके पास कोई एक यार्डस्टिक नहीं है कि आप कैसे साबित करेंगे कि वो सपोर्ट कर रहा है। लबनान के अंदर देखें, एक आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, हमारे लोकल जो हमारे बड़े अच्छे एंकर हैं उनके साथ लबनानी लोगों का, दे वर थैंकिंग पाकिस्तान। और मैं एक बड़ी जो इसके अंदर एक बड़ा शिफ्ट महसूस कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बड़े लोग शायद ये कहते थे कि वो बार बार तारीफें करता है तो ये कोई इनसेन आदमी है, समझदार नहीं है, पता नहीं किस सेंस में जो है हमारी था। लेकिन आज आपने देखा जो आदिल ने सवाल किया जीडी वेंस से, तो वो उसका जवाब मेरे ख्याल में इट वाज अ क्लियर मैसेज। और जो बॉडी लैंग्वेज, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, विटकॉफ की, कुशनर की, साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की जब वो मुलाकात कर रहे थे वेंस के साथ, तो इट वाज वेरी क्लियर इंडिकेशन कि पाकिस्तान ने वो किया है जो शायद अमेरिकन की सोच में भी नहीं था। और ये बात हमें माननी चाहिए थी कि बार बार हम ईरानियंस को हम कन्विंस करते रहे, रीजन ये था कि हम कभी डिस्टेबलाइज ईरान नहीं चाहते हमारे इस बॉर्डर के ऊपर। और जाहिर बात है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान हैज डन द अनथिंकेबल, द एक्सपेंसिव रेपुटेशन। हैविंग सेड दैट, मसला ये है कि जहां हम सब ये कह रहे हैं कि जेडी वैंस ने जो है वो बड़ी एक हार्श लाइन जो है वो ली अगेंस्ट इजराइल, तो कुछ दिन पहले ट्रंप भी इसी तरह बातें कर रहे थे, लेकिन अगेन वहाँ पे हम ये इसको डिनाई तो नहीं कर सकते, वहाँ की जो एपैक लॉबी है वो हावी होती है। और आज की जो ये ट्वीट है या ये मैसेजिंग है, इससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं खदशा ये ज़रूर आता है कि शायद जो उन्होंने जो ये था कि कल तक ये था कि जी पूरा एक अपार्टमेंट बिल्डिंग आप उड़ा देते हैं, हिजबुल्लाह वाला अगर अंदर कोई हो वहाँ पे आपको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। अब दूसरी साइड पे वो ये बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनको जो है वो बंद करना चाहिए। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि ये जो पीस प्रोसेस के ऊपर तलवार लटकती है स्पॉइलर की, वो लटकती रहेगी और वो शायद मतलब किसी के लिए भी जो है वो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब, अहम इशू ये है कि इस वक्त इसराइल के अंदर से टूट फूट शुरू हो गई है। इसराइल लिटरली ये जंग हार गया है। आपने देखा इसराइल तल अवीव और हैफा में कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन आपने चार्ट्स देखे जिसमें कहा कि लूजर यू मस्ट गो आउट। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू के पास इंटरनली जो एक लिहाज से लोग उठ खड़े हुए, मेरे ख्याल में तमाम का तमाम इसराइल अगर आप देखें तो वो शायद इस तरीके से तबाही का जिम्मेदार नहीं। और आज आपने सऊदी अरब की एक बड़ी आम स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा द ओनली सोल्यूशन to the Middle East conflict is two state solution, ठीक है, और विद ईस्टर्न जेरूसलम आप फलस्तीन का जो है वो उसका दारुल हुकूमत। तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब की जानिब से इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम यूएन के फोरम के ऊपर, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब इसराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन था वो मेरे ख्याल में बड़ी हद तक कंटेन हुआ। और आप एक और चीज देखें, इस वक्त तुर्की की जानिब से सीरिया और लबनान के अंदर जो इंटरफेरेंस है, एंड द नेक्स्ट फेज इज जब जो इसराइली पॉलिसी मेकर्स थे वो तो ये समझते रहे कि ईरान से बड़ी थ्रेट तुर्की है, और अगर तुर्की गेट इन्वॉल्व इन दिस सीरियन एंड लेबनीज इशू तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसला होगा इसराइल के लिए। देखिए इसराइल ने आज तक सिर्फ निहत्ते गजन पे अटैक्स किए हैं, लेबनान के अंदर आपने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया। जब आप किसी बड़ी फोर्स के साथ टकराएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। और अब अमेरिकन को शायद इतना अंदाजा भी है कि ईरान के साथ लड़के उन्होंने देख लिया। मेरे ख्याल में द मैसेज इज वेरी क्लियर, इफ दे गो फॉर तुर्की तो उस सूरत में क्या होगा, मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी। इसराइल विदाउट अमेरिकन आई थिंक शायद मेरे ख्याल में 15 दिन की मार भी नहीं होगी। आप इसको जरूर देख लें, क्योंकि इस वक्त दुनिया की ज़ायनिस्ट लॉबी उनको प्रोटेक्ट करी है। इट्स नॉट ओनली कि अमेरिका एज अ पॉलिसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिपब्लिकन हो या डिप्लोमेट आपके डेमोक्रेट्स हो, एक आपका हार्श ज़ायनिस्ट है, दूसरा आपका माइल्ड ज़ायनिस्ट है, तो दे आर द सेम फेसेस। हाँ, अब अमेरिकन अवाम ने क्या फैसला कर रहा है, क्या वो ज़ायनिस्ट लॉबी के अंदर अमेरिका को गुलाम बनाएंगे इसराइल का, या वो एक आजाद अमेरिका रहेगा, ये बड़ा एक अहम सवाल। अच्छा ज़मीर साहब, ये मैं जानने की आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तो हम बात बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी नेतन्याहू उसका टाइम इज अप एंड ही इज गोइंग टू लूज, आइदर ही इज गोइंग टू गो टू जेल और ही इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट टाइम अराउंड। बट जो अगले जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, नफ्ताली बेनेट की बात हो रही है, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दिस MOU आइदर। और ये कोई सिर्फ इजराइल और ये नेतन्याहू और ट्रंप का रिलेशनशिप तो नहीं है, ये इजराइल और अमेरिका का रिलेशनशिप है। एपैक जो है वो सिर्फ नेतन्याहू को तो सपोर्ट नहीं करती, वो वहाँ पे हावी है, जिसका मेरा ख्याल है शायद जो ये जो ट्वीट आई है ट्रंप की, ये उसका ही एक निशाना है। आप अगर उसको देखें तो ये कहना कि नेतन्याहू चला जाएगा तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी,
I beg to differ with it a little bit. Actually, एक चीज़ मैं छोटी सी ऐड करता हूँ. जब आदिल शाहज़ेब ने क्वेश्चन किया था ना कि हाउ डू यू सी द रोल ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें पहला जो उनका था वेरी गुड, वी लव पाकिस्तान. तो वी लव पाकिस्तान तो हम कर रहे हैं, लेकिन वेरी गुड का मतलब ये है कि दे हैव ऑल द कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान. तो जस्ट मतलब और दूसरा ये कि अभी आपने जो बात की, आप भी गई हैं, मैं भी पढ़ने के लिए भी गया रहा भी, और वहाँ पे अमेरिका में दोनों दफ़ा पढ़ने के लिए गया था, और वहाँ पे एंटी ज्यू सेंटीमेंट स्ट्रीट में है. एंटी ज़ायनिस्ट, मतलब एंटी ज़ायनिस्ट है, एंटी जू नहीं कहेंगे, एंटी ज़ायनिस्ट वहाँ पे मतलब वो एक उनका एक है, एंटी ज़ायनिस्ट है बिल्कुल थ्रू आउट जो है ना, और स्ट्रीट पे नजर आता है आपको. उनको सबसे ज्यादा फियर ये लगता है कि ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है ये अमेरिका की इकोनॉमी को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है. और उनके मूवर्स एंड शेकर्स भी वही हैं. और वो जो है वो अब इसको फॉर देम इट्स हाई टाइम, दे कैन नॉट अफोर्ड इट मोर. और खास तौर पे अभी जो ट्रम्प की लाइन है कि अमेरिका फर्स्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, येट ही वाज फोर्स्ड इनटू दिस, कोर्स्ड इनटू दिस वर्क. एग्जैक्टली. और वो फिर मेरा ख्याल है कि वो फिर ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक ऑल द बिजनेसेस टू द अमेरिकंस, नेटिव अमेरिकंस. तो वो वहां पे ये एक बहुत बड़ा सवाल पहले ही उठ चुका हुआ है कि जी ये ज़ायनिस्ट जो हेजेमनी है ओवर अमेरिकाज इकोनॉमी, हाउ टू कर्टेल दैट, हाउ टू स्टॉप दैट. एक तो रीजन ये है. दूसरा ये कि यकीनन एक छोटा सा इतना सा टाइनी सा एक मुल्क है इजराइल, जो कि बेसिकली अपनी इन शरारतों से बाज नहीं आएगा, चाहे वो नेतन्याहू हो या उसके बाद जो भी आने वाला हो. उसकी वजह यह है कि उसको ये लगता है कि उसका सर्वाइवल इन दिस मिडिल ईस्ट, जो रीजन है उसके लेफ्ट राइट पे और सारी साइड्स पे, उसमें उसका सर्वाइवर यही है कि वो बस जो है वो गर्दन उठा के आवाज निकालता रहे और शोर मचाता रहे. और इसी तरह जो है अगर ये मुझे एक बात बताएं, ये प्रॉक्सीज की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब अगर ये प्रॉक्सीज थी तो वो किसको रोक रही थी, किसको कर्टेल कर रही थी? अगेन इजराइल को. वो किसी और जो है मिडिल ईस्टर्न कंट्री के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे थे ना, वो तो बेसिकली इजराइल को कंट्रोल चेक कर रहे थे. और मैं समझता हूं कि ये अगर ना अभी तक होता तो इजराइल के जो जिस तरह अभी जायशा ने भी बात की, एक्सपेंशनिस्ट जो उसकी माइंडसेट है वो कहां से कहां जा रहा होता. देखें हम तो वो ये जब बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई थी उस वक्त भी हमने कहा था कि जी दिस कैन ओनली मूव फॉरवर्ड विद टू स्टेट थ्योरी, जो अभी सऊदी अरब ने, हमने उस वक्त भी बात की थी. एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग इट नाउ कि अब अगर चीजें आगे चलनी हैं तो इस खित्ते में जो पीस, permanent peace would only be possible if Israel is contained to its size. तो इससे अगर ये इजराइल को उसके साइज टू साइज सिर्फ तभी होगा जब अमेरिका सपोर्ट करना बंद कर देगा. वो नहीं होगा, वो नहीं होगा. नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी ऑफ कोर्स फिर अगेन मतलब अगर हम ये प्रॉक्सीज, अगर डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली अगर वो कह रहा है कि ईरान शुड स्टॉप फंडिंग इट्स प्रॉक्सीज या सपोर्टिंग इट्स प्रॉक्सीज, तो व्हाट शुड वी कॉल इजराइल इन दिस एरिया? हुज प्रॉक्सी इट वुड बी? सुपर पावर की. तो फिर अगर वो रखेगा उस तरह तो फिर ठीक है, फिर हम भी थोड़ा रखेंगे. मैं ब्रिगेडियर साहब से जरा पूछूं, ब्रिगेडियर साहब इस वक्त हमें फिलहाल ये नजर आ रहा है कि एक तरफ जो ये ज़ायनिस्ट लॉबी है, एपैक है, वो आइसोलेटेड नजर आ रही है. इजराइल आपको आइसोलेटेड नजर आ रहा है. जीसीसी हो, अमेरिकी पब्लिक हो, चाइना हो, रशिया हो, बाकी दुनिया हो, वो आपको एक साइड पे नजर आ रहे हैं. लेकिन ये एक हिस्ट्री ऑल्सो टेल्स अस कि किस तरह जो है ये लॉबीज हावी होती हैं, किस तरह ये सारे कैंडिडेट्स, जितने वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वैसे जो हैं उनको किस तरह फंड करती. मतलब मेरा ख्याल है गिनती चुनती की होंगे जो इनसे जो है वो जो इस लॉबी का हिस्सा नहीं है, ये इस लॉबी से जो है फंडिंग नहीं लेते. ये कब तक जो है वो हावी नहीं होंगे? क्या आपको लगता है दिस इज ये ट्रांजिएंट एक चीज़ है, या क्योंकि बात तो इसमें भी हो रही है कि मिड टर्म एक दफ़ा जब हो जाएंगे तो ट्रंप का टोन एंड टेनर एक दफ़ा फिर बदलेगा? सो दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू कि ये एक परमानेंट आपको चीज़ लग रही है कि एपैक हैज़ बीन डिफीटेड, ज़ायनिस्ट लॉबी हैज़ बीन डिफीटेड, या डू यू थिंक दिस इज समथिंग दैट्स ट्रांजिएंट? नहीं डॉक्टर मानी, एपैक जो है ना ये अमेरिका में बहुत डीप रूटेड है. ये पूरे ज़ायनिस्ट को कवर करते हैं, कैंडिडेट्स को फंडिंग करते हैं, उनको पूरी लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये सारा बड़ा क्लियर है. इसके ऊपर जो है ना बहुत ही जाल बिछा हुआ है अमेरिका के अंदर. इस पर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दे कांट डू मच अबाउट इट. और सारी इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, बेसिक रिजल्ट ये है. और उसके बाद देखें ना, सिर्फ इजराइल को बाहर दुनिया में जो है 35 एयरक्राफ्ट हैं, उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका ने दी हुई है, फंडिंग भी करते हैं. सो अमेरिका अगर चाहता है कि
इजराइल और लेबनान की जंगबंदी हो, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल कि इजराइल की जरूरत हो के वो ना करे। इजराइल इज नथिंग विदाउट अमेरिका, वी शुड बी वेरी क्लियर। ये टोटल मेरे ख्याल में हम देखें, अदर डिसीजन तो यही था ना कि अमेरिका और इजराइल का मुआहदा होगा ईरान के साथ, नॉट टू अटैक एवर ईरान। वो इजराइल बड़े आराम से निकल गया और इधर सिर्फ अमेरिका के साथ हो रहा है। और अगर दोबारा इजराइल अटैक करता है ईरान को, अमेरिकन कैन से कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, दे इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। सर गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं वो। आप मुझे बताइए, दैट यहाँ पर चाहिए था कि ईरान को फुटस्टेप करता कि नहीं जी, इजराइल हैज टू बी पार्ट ऑफ इट। अगर मैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि ईरान इजराइल के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, देन आई शुड बी गिवन गारंटी थ्रू यूनाइटेड नेशन। अगर ये रेजोल्यूशन पूरा जो है समझ अकॉर्ड का, ये यूनाइटेड नेशन से 35 हो के वेरीफाई हो के आकर रेजोल्यूशन बनेगा, तो दैट कुड हैव बीन पार्ट ऑफ इजराइल आल्सो, ताकि फंसे खत्म हो जाता। लेकिन वो नहीं किया, इसलिए। और फिर इजराइल का क्या प्लान है कि टोटल ईरान शुड बी मिलिटरी 0/0, ताकि जब भी कभी इजराइल मिडिल ईस्ट में जाता है ग्रेटर इजराइल का पूरा खाब करने के लिए। सर कता कलामी की माफी, एक न्यूज आई है अभी, और ये इसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेज इजरायली फोर्सेस विल रिमेन इन सदर्न लेबनान as long as necessary, while also vowing to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. We will remain in the security zone in southern Lebanon for as long as necessary to protect the cherished residents of the north and all citizens of Israel. तो अब आप ये देखें ना कि ये अगर अमेरिका ये चाहे तो इसकी जरूरत है, ईरान कैन प्ले हेल विद इजराइल। अगर अमेरिका छोटा सा ईरान है, ये इजराइल है, और वो अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी मारेगी तो पूरे तबाह कर सकता है। तो इस इन्वायरमेंट में देखते हुए कि वो यही चाहता है कि ये जब भी अटैक के लिए जाए ग्रेटर इजराइल के लिए, तो ईरान को कोई थ्रेट ना हो, ना उसकी प्रॉक्सी का थ्रेट हो। ये उसका पूरा डिजाइन जो फेल हो गया, मिजरेबली फेल हो गया। सर मैं जरा शाह साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, बिकॉज हम प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। शाह साहब, ये जो अभी आया है, ये जो अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता रही हूँ, उसका आखिर में ये है, and with regard to Iran, whatever political developments may unfold, I will not allow Iran to acquire nuclear weapons as long as I serve as Prime Minister of Israel. That will not happen. तो माजरत के साथ अभी हम सारे जो अभी हमने जो ये सारे तज्जिए किए हैं कि इजराइल अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की स्टेटमेंट इजरायली प्राइम मिनिस्टर की आनी, जो कि ऑलरेडी इन थिक सूप है, तो फिर तो गुड कॉप बैड कॉप ही खेल रहे हैं ये। देखिए डॉक्टर साहब, सबसे अहम इशू ये है ना कि ये जंग जो हुई है वो एक वाइडर अम्ब्रेला के नीचे हुई है, जिसमें आपने जॉर्डन को कन्विंस किया, जिसमें आपने इराक में अपने जो कोवर्ट बेसिस इस्तेमाल किए, आपने मिडिल ईस्टर्न नेटवर्क को इस्तेमाल किया। अब मेरे ख्याल में क्या इसराइल को अमेरिका के बगैर इजाजत मिल सकती है कि वो किसी भी जॉर्डन की एयर स्पेस इस्तेमाल करे, इराक की करे, दे कम फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। ईरान को अब बॉम्ब करना इतना आसान नहीं होगा, एक तो ये हुआ। दूसरा मैं ये समझता हूँ, आपने देखा नॉम चॉम्स्की को पढ़ा होगा, एडवर्ड सैड को पढ़ा होगा, एलन बाबा को, उनका ये ख्याल है कि नाउ ज़ायनिज़्म हैज गॉन टू एन एक्सट्रीमिस्ट फेज, और ये उसके ज़वाल का बहुत बड़ा जो है ना वो स्टार्ट है। क्योंकि अब तक जो आप बिन गोरियन से लेके अभी तक जितने प्राइम मिनिस्टर थे, दे वर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन अ वेरी स्लो पेस। आपने देखा नेतन्याहू ने, और जो प्रेजेंट रिजीम है या उनका क्लाउड है इस वक्त ज़ायनिस्ट का, दे वांटेड टू डू इट एब्रप्टली। और आप देखें, अगर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जमीर भाई कैन बेयर मी आउट, के जब 48 में इसराइल बना, तो उसके बाद आपने देखा एक तीसरी वर्ल्ड वॉर करनी थी। वही रॉथशाइल्ड, शबाज और इल्यूमिनाटी की जो एक नेटवर्क है ना, जो रन कर रहा है तमाम दुनिया को। और ये मेरे ख्याल में सिंपली आपके बैंक्स के थ्रू नहीं, आपका हर निजाम, खाना पीना, आपके बड़े बड़े फूड चेन, ये तमाम आपको वही ज़ायनिस्ट लॉबी रन करके दे रही है, और पैसा उधर से ही आ रहा है तमाम दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक चीज आप जरूर देखें, मेरे ख्याल में अब जो विद इन टेटरिंग है ना ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि आप जाके जितने के ज्यूइश सिनेगॉग्स जाएं या आप इनके जो लीडरशिप से बात करें, दे आर डेडली अपोज टू द वे इजराइल इज नॉट अ ज्यूइश स्टेट। ये वो मानते हैं इट्स अ ज़ायनिस्ट माइंडसेट, और वो कभी नहीं समझते कि ये जूस का एक घर है। ये ज़ायनिस्ट का एक प्लान है जो कि दुनिया को रूल करने के लिए, और जो इनका माइंडसेट है कि जनाब हम एक ग्रेटर इसराइल की तरफ जाएंगे। अब तो एक चीज वाजे होगी ना, मैं ये समझता हूँ इस जंग से एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, अब बेशक इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल स्टंट करता रहेगा, वो नैरेटिव बनाएगा, वो स्टेटमेंट देगा, क्योंकि उसने अपने उन लोगों को जस्टिफाई करना है कि जो जंग वो हारा है वो क्यों हारा है। अब जाहिर बात है, ईरान तो कभी भी ना न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, ना उसने कभी कहा है। ईरान के पास जो इस वक्त ताकत आई है वो आप स्टेट ऑफ होर्मुज़ की है, और अब सब दुनिया मान गई है कि ये दिस इज द मोर न्यूक्लियर से ज्यादा पोटेंट है।
हाँ, बहुत लीथल वेपन है फॉर द एंटायर वर्ल्ड। आप तमाम दुनिया की इकोनॉमी को आपने रोक दिया, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का शुक्रगुजार अमेरिका को मैं आखिरी में फिर कहूंगा, हमने बड़ी तारीफें की कि ये अच्छा किया बुरा किया, व्हाट वी आर लाइकली टू गेट। अब अमेरिकन को वो 1967 वाला काम अगर हमारे साथ करेंगे तो देन दिस इज वेरी डेंजरस। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जिस तरीके से वही लॉबी कंट्रोल करना चाहती है थ्रू वेस्टर्न बॉर्डर इंट्रूजन, थ्रू प्रेशराइजिंग इट थ्रू IMF, वर्ल्ड बैंक, अब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये चाहिए कि हम डिफेंस पैक्ट में जा रहे हैं, दे हैव टू रेस्क्यू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सपोर्ट। अब आप मजीद न्यूक्लियर पावर को अगर न्यूट्रलाइज रखना चाहेंगे तो फिर तो इसराइल जैसे मुल्क आप सबको तबाह बर्बाद करेंगे। I think you've hit the nail on the head, and this was my last question to you as well. उसका जवाब शायद आपने खुद ही दे दिया कि हमने ये सारा कुछ करके जो हमारे ऊपर जो प्रेशर आएगा हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से इजराइल जो और इंडिया नेक्सस का, उसको हमने किस तरह जो है जो हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी बन सकता है उसको कैसे वेट ऑफ करना है, उसका जवाब आपने जो है वो दे दिया है। ज़ाहिर शाह शराइज साहब, ब्रिगेडियर साहब और ज़मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। लेट्स जस्ट होप कि पूरी दुनिया के लिए आने वाले दिन जो हैं वो एक बेहतरी के दिन हो, पूरी दुनिया में अमन हो, और जो ये हमने फरवरी से लेके आज तक जो टाइम गुजार रहे हैं इससे जो है हम आगे बढ़ सकें। ऑन दैट नोट वी विल एंड टुडेज प्रोग्राम। सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।